नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होती है तो मनसबदार सर उठाने लगते हैं। तो दिल्ली सल्तनत कमज़ोर नहीं हुई है, यानी केंद्र की सरकार कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें घट गई है, 303 से 240 पर आ गई है। तो मनसबदार सर उठाने लगे। मनसबदारों में एक व्यक्ति खास है जो पिछले कम से कम 12 साल से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा लेकर चल रहे हैं। तो उनका हाल ये है कि उनको जब भी लोकसभा चुनाव आता है तब लगता है कि इस बार मौका है, लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद भी मौका है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं नितिन गडकरी की, केंद्रीय मंत्री। और उनकी सबसे बड़ी जो पहचान है कि वो आरएसएस के ब्लू आइड बॉय हैं। और आप मानकर चलिए कि संघ में एक अच्छा खासा बड़ा तबका है। अब मैं जब बड़ा तबका कह रहा हूं तो मैं केवल जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बजाय नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था और देखना चाहता है। इससे आप समझिए, अभी हाल ही में एक दिन या दो दिन पहले शायद नितिन गडकरी का किसी कार्यक्रम में एक बयान आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एक नेता ने मुझे संपर्क किया था कि यदि आप प्रधानमंत्री बने तो हम समर्थन करने को तैयार हैं। अब बात पर आप ध्यान दीजिए। और उन्होंने आगे कहा, मतलब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसके ठीक विपरीत कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं विचारधारा पर आधारित जो है वो राजनीतिक व्यक्ति रहा हूँ। मेरे लिए सर्वोपरि विचारधारा है, सत्ता नहीं है। बड़ी अच्छी बात, सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है। और आप ये मान कर चलिए कि जो सबसे ज़्यादा बेईमान होते हैं वो सबसे ज़्यादा ईमानदारी का ढोल पीटते हैं। तो जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, मुझे बार बार धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, उसकी एक पंक्ति आज तक याद है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा होगा जो हिंदी साहित्य में थोड़ी भी रुचि होगी उसने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी होगी। वो कैसा उपन्यास है कैसा नहीं है उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता। उसकी एक लाइन जो मुझे हमेशा याद रहती है, उस उपन्यास के नायक के बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति उसके सामने पानी का गिलास आए और वो हटा दे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो प्यासा नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो इतना ज़्यादा प्यासा है कि प्यास खत्म होने की कल्पना से भी डर रहा है। नितिन गडकरी का हाल वही है। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो ये पूरे देश में वो बयान देने को तैयार थे कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का भाजपा का उम्मीदवार नहीं बनने दूंगा। ये आश्वासन और ये गारंटी उन्होंने नीतीश कुमार को दी थी। और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में मोदी के खिलाफ थे उन सबको दी थी। अब देश का भाग्य कहिए आप या नितिन गडकरी का दुर्भाग्य कहिए कि वो उनको अगली टर्म भाजपा अध्यक्ष की नहीं मिली है। राजनाथ सिंह अध्यक्ष हो गए। और मैं कई बार बता चुका हूं, आज दोहरा देता हूं फिर से। यही प्रश्न जो है नीतीश कुमार ने राजनाथ सिंह से किया कि आपके पिछले अध्यक्ष ने हमको ये आश्वासन दिया था, क्या आप उस पर टिके हुए हैं? राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता। अगर नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो हमारा कार्यकर्ता हमें मार डालेगा। और ये बात उन्होंने कही थी, वो लौट कर आए थे उससे 2-3 दिन पहले जयपुर से। जयपुर में उनकी एक जनसभा थी, उसमें 8 से 10 मिनट तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे, बोलने नहीं दिया कार्यकर्ताओं ने उनको। समर्थक भी थे, कार्यकर्ता भी थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता थे। उस समय जो भी कार्यकर्ता था बीजेपी का, जो समर्थक था, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने स्वयंसेवक थे, सबकी एक ही मांग थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। तो उसके बाद आपको मालूम है कि उसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया।
फिर क्या हुआ वो सब आपको मालूम है, कई बार बता चुका हूँ, अब फिर से दोहराऊंगा नहीं। नितिन गडकरी के मन में तब से वो कसक है। उस समय जो 2014 का लोकसभा चुनाव था, वो 160 क्लब के सदस्य थे कि बीजेपी के 160 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। कुछ लोग 180 तक जाने को तैयार थे, उससे ज़्यादा नहीं। और इन सब लोगों का मानना था कि ऐसी स्थिति में और ज़्यादा सहयोगी दलों की ज़रूरत होगी और नरेंद्र मोदी को अगर हम नेता चुनेंगे तो वो सहयोगी दल नहीं मिलेंगे। लेकिन उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि पब्लिक मूड क्या है, देश की जनता क्या सोच रही है। देश की जनता फैसला कर चुकी थी कि उससे अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाना है इस समय तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अकल्पनीय बात हुई, उससे पहली बार अपने दम पर केंद्र में लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया, 283 सीटें आ गईं। इन सब लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। गडकरी अकेले नहीं थे उस क्लब में, और कई लोग थे। लेकिन गडकरी ने उम्मीद छोड़ी नहीं, बाकी लोगों ने रिकंसाइल कर लिया, समय के साथ और परिस्थिति के साथ समझौता कर लिया। नितिन गडकरी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको उम्मीद थी और है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। पहले उनको उम्मीद थी कि संघ जो है मोदी को बनने नहीं देगा, अब उम्मीद है कि शायद संघ मोदी को रहने न दे। संघ न उस समय रोक पाया था, न आज रोक पाएगा। मोदी किसी की कृपा से प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश की जनता के आशीर्वाद से उस पद पर है। और जब तक लोगों का समर्थन है मोदी के साथ, तब तक उन्हें कोई हिला नहीं सकता। अब जरा सा अभी ताज़ा घटनाक्रम पर आ जाते हैं। उन्होंने जो बात कही उसको फिर से दोहरा रहा हूँ, नितिन गडकरी ने, कि मुझसे विपक्ष के एक नेता ने संपर्क किया था और कहा था कि आप प्रधानमंत्री बने तो हम समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक नहीं हूं। मैं विचारधारा पर यकीन करता हूं, विचारधारा के अनुसार अपना काम करता हूं, उस तरह की राजनीति करता हूं। अब उनके इस बयान से उठने वाले सवालों पर जरा गौर कीजिए। ऐसी स्थिति कब आई 4 जून के बाद कि भारतीय जनता पार्टी में या केंद्र में सरकार बनाने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़े, यानी जो सहयोगी दल थे उनके अलावा। और इशारा, मुझे अब वो बयान का वो हिस्सा ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने पार्टी का नाम लिया था कि नहीं। उन्होंने कहा उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, और शायद पार्टी का भी नाम नहीं लिया। जाहिर है कि कौन ऐसा कह सकता है? कोई 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट वाली पार्टी तो ऐसा नहीं बोल सकती है। तो कांग्रेस के अलावा और किसी पार्टी का नेता ऐसा हो नहीं सकता है। कब ऐसी स्थिति आ सकती थी कि नरेंद्र मोदी के अलावा किसी को समर्थन देकर सरकार बनवाने की जरूरत बीजेपी को पड़े? कभी नहीं। तो अब आप नितिन गडकरी के बारे में सोचिए कि आखिर कांग्रेस का कोई नेता या कांग्रेस पार्टी नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहती थी? अभी नितिन गडकरी क्या चाहते थे उसको छोड़ दीजिए, कांग्रेस क्यों नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी? और नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि वो विचारधारा पर चलने वाले नेता हैं, ऐसी उनकी छवि बनी हुई है और उनको इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी छवि बनी हुई है। तो किसी ईमानदार आदमी को आपने सुना है कि कोई घूस देने की पेशकश भी कर सके, घूस देने की हिम्मत भी कर सके? तो नितिन गडकरी को कांग्रेस ने ये पेशकश करने की हिम्मत कैसे की है? किसको इस तरह की पेशकश की जाती है? जब भी इस तरह का षड्यंत्र होता है, किसी सरकार को अस्थिर करने का, गिराने का, बदलने का, सत्ता परिवर्तन का, चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं, तब जो विरोधी दल है वो खोजता है सत्तारूढ़ दल में या उस समय की बड़ी पार्टी में कि कमजोर कड़ी कौन है। तो कांग्रेस की नजर में भारतीय जनता पार्टी में कमजोर कड़ी नितिन गडकरी है।
ये कांग्रेस को लगता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वह है कि नहीं है, ये फैसला आपका है। लेकिन कांग्रेस का ये आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर तोड़ना है तो नितिन गडकरी का साथ देना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी का असेसमेंट है। अब किस आधार पर बना है इसके बारे में या तो कांग्रेस पार्टी बताए या फिर गडकरी जी बताए। दो के अलावा तीसरा तो कोई बता नहीं सकता है। तो आप इससे समझिए कि अंदर से षड्यंत्र क्या चल रहा है। सिर्फ 63 सीटें कम हुई और 10 साल की जो उपलब्धि है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अच्छी सड़क बनाने वाला अच्छी सरकार चला सकता है, ये कहीं किसी संविधान में, किसी किताब में, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है। अच्छी सड़क ठेकेदार बनाता है, अच्छी सरकार नेता चलाता है। वो नेता जिसमें दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। नितिन गडकरी जहां तक पहुंचे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। तो अब मेरा अगला सवाल आरएसएस से ही है। गडकरी उनके जो है सबसे प्रिय हैं और 2014 में भी संघ का एक धड़ा मैंने कहा चाहता था कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, नहीं हो पाया। 2019 के चुनाव को अगर आप याद करें, उस समय भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों ने कहा था, केवल मैंने नहीं कहा था, तमाम लोग थे। उस समय क्लब चल रहा था 180 से 220 का, कि बीजेपी की इतनी ही सीटें आएंगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इस पर बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के एक धड़े में सहमति थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी 10 साल से किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष से लड़ना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अपने लोगों से कैसे, कितना और कब तक लड़े, और मैं तो कहता हूं क्यों लड़े, किसके लिए लड़े। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया, उनकी कोई कंपनी नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है जिसके लिए उन्होंने कुछ किया हो। उन्होंने कोई पैसा नहीं कमाया है, न तो राजनीति से न व्यापार से। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे नेता हैं जो पार्टी के समर्थन के बिना लोकसभा सीट जीतने की क्षमता रखते हैं। कोई तीसरा नेता नहीं है भाजपा में जो पार्टी का समर्थन न मिले और लोकसभा की सीट जीत जाए। इसमें नितिन गडकरी भी शामिल है। जिस दिन पार्टी हाथ खींच लेगी उनको अपनी असली राजनीतिक हैसियत का पता चल जाएगा। लेकिन बात आज उसकी नहीं हो रही है। बात यह है कि इस समय नितिन गडकरी ने यह बयान क्यों दिया। अब उनको सामने आकर बताना चाहिए कि कब अप्रोच किया गया था, किसने अप्रोच किया था और उससे उनकी क्या बात हुई थी। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और उससे ज़्यादा जो मैंने पहले कहा कि संघ से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या संघ को ये मंजूर है कि नरेंद्र मोदी की बजाय कोई और प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से? क्या ऐसे ही लोगों को संघ आगे बढ़ाता है या बढ़ाना चाहता है? तो इससे संघ पर भी सवाल उठते हैं कि दरअसल आप करना क्या चाहते हैं। संघ का कोई पदाधिकारी छोटे से लेकर बड़ा तक ये बताए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने संघ का कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको पूरा नहीं किया। 2025 में संघ के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 90 साल में आप अपना ये एजेंडा पूरा नहीं करवा पाए। जनता पार्टी के समय केंद्र में रहे सत्ता में। 1989 में सरकार आपके समर्थन से चल रही थी और 1998 से लेकर 2004 तक आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री था। आपकी पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही थी। एक एजेंडा बताइए आरएसएस का जो सरकार ने पूरा किया हो। तो नरेंद्र मोदी की गलती ये है कि आरएसएस के सारे एजेंडा को पूरा कर दिया। लेकिन असली गलती क्या है?
असली गलती ये है कि नरेंद्र मोदी जो बात नितिन गडकरी कह रहे हैं वो दरअसल नरेंद्र मोदी कर रहे थे 10 साल से, पहले भी कर रहे थे, 10 साल की बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री के रूप में, कि विचारधारा के अनुसार काम कर रहे थे। आज हिंदू अगर सड़क पर आ रहा है, अगर आज हिंदू जागा हुआ है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है, उनकी सरकार को जाता है। सनातन के पुनर्जागरण का जो उन्होंने अभियान इतना बड़ा चलाया, उसकी वजह से आपको एक सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 10 साल का समय किसी भी राष्ट्र के जीवन में बहुत ही छोटा सा समय होता है, एक कॉमा से भी छोटा समय होता है, और इतने छोटे समय में अगर सामाजिक परिवर्तन होता हुआ आपको नजर आने लगे, तो ये उस सरकार की, उस नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जानी चाहिए। लेकिन आरएसएस इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि काम तो करें, हमारा एजेंडा तो पूरा करें, लेकिन हमारा ईगो बस आज भी करें कि प्रभु आप ही हैं, आप ही की वजह से हमारा अस्तित्व है। हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाए, बताइए हम क्या करें। तो हमसे आदेश और निर्देश लेकर आप काम करें, वही काम करें तो हम आपसे प्रसन्न हैं, हमारा आशीर्वाद आप पर है। अगर आप अपने मन से फैसला लेकर हमारा एजेंडा पूरा करें तो ये हमें मंजूर नहीं। ये बात कोई कह नहीं रहा है, लेकिन जिस तरह के बयान 4 जून 2024 के बाद आ रहे हैं, उससे संकेत यही मिल रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी ने कौन सा पाप कर दिया है कि संघ प्रमुख हमला कर रहे हैं अपने ही प्रधानमंत्री पर? संघ प्रमुख के बयान क्यों विपक्ष का नैरेटिव बन रहे हैं? मैंने अपने पिछले वीडियो में संघ के बारे में जो बनाया था उसके बारे में कहा था, उसका लिंक डाल दूंगा, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिए। तो नितिन गडकरी ने जो बात कही है वो यूं ही नहीं कह दी है, ऐसे मन में आया बोल दिया कि ऐसा हुआ था, कोई किस्सा कहानी सुना रहे थे। उसका एक राजनीतिक उद्देश्य है, उसके पीछे एक रणनीति है। पहले आप क्रोनोलॉजी देखिए, 4 जून के बाद संघ प्रमुख का लगातार प्रधानमंत्री पर हमला, नाम लिए बिना, और उसके बाद नितिन गडकरी का यह बयान, जो संघ के सबसे नज़दीकी माने जाते हैं इस मंत्रिमंडल में। अगर कोई सबसे करीबी माना जाता है संघ के तो नितिन गडकरी। तो एक तरह से माना जाता है कि सरकार में, मतलब अनौपचारिक रूप से, अघोषित रूप से, कि वो संघ के प्रतिनिधि हैं इस मंत्रिमंडल में। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी तय करते कि नितिन गडकरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लेना है, तो न संघ कुछ कर पाता, न नितिन गडकरी कर पाते। तो 2019 के चुनाव से पहले मैंने कहा कि ये क्लब बना हुआ था। उस समय इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सेक्शन और एक बड़े बिजनेसमैन ने तो मुझसे शर्त लगाई, एक कॉफी की शर्त लगी थी। वो अलग बात है कि उन्होंने आज तक पिलाई नहीं, कि नितिन गडकरी अगले प्रधानमंत्री हो रहे हैं। पूरा उद्योग समूह उनके समर्थन में है, और उन्होंने कहा कि आपको गलतफहमी है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और बहुत सी बातें कह रहे थे, वो बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका निष्कर्ष कुल ये था कि नितिन गडकरी हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी पसंद हैं, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बनने के लिए तैयार हैं, और उसके लिए परिस्थितियां बनी हुई हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के बाद ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। नहीं मिला, नरेंद्र मोदी और मजबूत होकर आ गए, 283 से 303 सीट लेकर आ गए। बालाकोट स्ट्राइक किया, पूरी दुनिया में जो है तहलका मच गया, पूरी दुनिया जो है लोहा मानने लगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आचार्य रजनीश ने एक जगह लिखा है, किसी प्रवचन में कहा है, जो बाद में छपा है, कि बुरे लोगों के लिए सबसे ज्यादा असहनीय होता है अच्छे आदमी का होना, क्योंकि वो अच्छे आदमी का होना उनको बुरा दिखाता है।
इसलिए बुरा आदमी कभी अच्छे आदमी को बर्दाश्त नहीं करता। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अच्छे आदमी हैं, कि उन्होंने अपने लिए धन संपत्ति का अर्जन नहीं किया, अपने परिवार को उन्होंने करोड़पति अरबपति नहीं बनाया, जो भारतीय राजनीति का चलन है। उन्होंने अपनी विचारधारा के लिए काम किया। देश में हिंदुत्व और सनातन को मजबूत करने के लिए काम किया। जो उपनिवेशवाद के प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको लगातार मिटाने का काम कर रहे हैं। देश को उस उपनिवेशवाद की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन के एक अखबार में मई 2014 में एक लेख छपा था, शायद एडिट पीस था। उसमें लंदन के, याद रखिए ब्रिटेन का अखबार, उसमें लिखा गया था भारत 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त नहीं हुआ। भारत 26 मई 2014 को उपनिवेशवाद की गुलामी से मुक्त हुआ है। पहली बार देश में कोई भारतीय सरकार बनी है। ये किसी बीजेपी के नेता का लिखा हुआ नहीं, आरएसएस के नेता का लिखा हुआ नहीं। तो विदेश में बैठे लोग, और ख़ास तौर से ब्रिटेन की बात करें, जिन्होंने हम पर जो है 100 साल राज किया, हमारी ओर बड़ी हिकारत की है दृष्टि से देखते हैं, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर ये कह रहे थे। और वो प्रधानमंत्री भाजपा के कुछ नेताओं और संघ के कुछ पदाधिकारियों को रास नहीं आ रहे हैं। मैं जब संघ की बात कर रहा हूँ बार बार, तो ये मत समझिए कि मैं पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ईगो संगठन से बड़ा हो गया है। वो अपने को संगठन से बड़ा समझने लगे और वो चाहते हैं कि उनके सामने सब नतमस्तक रहे। ऋषियों मुनियों के दरवाजे पर तो सत्ता जाती थी, ये सुना था, लेकिन संघ चाहता है कि वही स्थिति उसकी हो जाए। तो भाई वो स्थिति हो सकती है, उसके लिए वैसे आचरण की भी जरूरत है। ये जो सत्ता का मोह है कि हमारे कहने पर आप कमेटी बनाइए, रिक्रूटमेंट वो तय करेगी, उसके थ्रू हो, ये सब तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, फिर भी नाराजगी है। तो नाराजगी काम को लेकर नहीं है, नाराजगी एजेंडे को लेकर नहीं है, नाराजगी नैरेटिव को लेकर नहीं है, वैचारिक लड़ाई को लेकर नहीं है, उसमें लगातार हो रही जीत को लेकर नहीं है। नाराजगी है ईगो की, कि हमारे ईगो को तो सेटिस्फाई करो, हमारे अहंकार को, हमारे अहम को संतुष्ट करो, तब हमारे आशीर्वाद के पात्र बनोगे। और मानकर चलिए आने वाले दिनों में ये संघर्ष बढ़ने वाला है। और मेरी जितनी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, जो 40, 42, 45 साल से राजनीति देखा है, कवर किया है, लिखा है, बोला है, पढ़ा है, उसके आधार पर इतना कह सकता हूं कि ये संघर्ष जितना तेज होगा, नरेंद्र मोदी उतना ही मजबूत बनकर उभरेंगे। अब आप कहेंगे कि ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, कैसे मालूम आपको? तो भगवान कृष्ण की एक बात है, विजय उसकी होती है जिसके पास विवेक होता है। तो ये किस्सा शायद पहले भी सुनाया हो, एक बार फिर सुना देता हूं संक्षेप में। उद्धव और भगवान कृष्ण के संवाद का ये हिस्सा है कि आप जो है अपने भक्तों की मदद के लिए नहीं आए। गोपियों से वादा किया था आने का मथुरा, लेकिन लौट कर आए नहीं, द्वारका गए, उसके बाद लौटे नहीं। तो भगवान कृष्ण ने कहा जिसके पास विवेक होता है उसके साथ रहता हूं। जैसे महाभारत में जब द्युद्ध क्रीड़ा हुई, तब विवेक दुर्योधन के पास था, धर्मराज युधिष्ठिर के पास नहीं था। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई दुर्योधन के बारे में इतना कुछ पढ़ा सुना, कहा गया है, पूरी दुनिया जानती है, आप कह रहे हैं कि दुर्योधन के पास विवेक था? उन्होंने कहा हाँ, दुर्योधन जो है उसके पास शक्ति थी, पैसा था, साम्राज्य था, सब कुछ था,
लेकिन वो द्यूत क्रीड़ा का विशेषज्ञ नहीं था, उसके बारे में नहीं जानता था। तो जब कौरव पांडवों के बीच में तय हुआ कि द्यूत क्रीड़ा से फैसला होगा, तब उसने कहा कि मेरी ओर से मेरे मामा शकुनी जो है वो पासे फेंकेंगे। और शकुनी को सब लोग जानते हैं, द्यूत क्रीड़ा के विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने कहा अगर उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कहा होता कि फिर हमारी तरफ से कृष्ण जो है पासे फेंकेंगे, तो उन्होंने उद्धव से पूछा तुमको क्या लगता है, मैं पासा फेंकता और नंबर मेरे पक्ष में नहीं आते, शकुनी के पक्ष में आते? वैसे तो इस पर जो है राष्ट्रकवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता का भी एक हिस्सा है, लेकिन उसे मैं सुनाना नहीं चाहता। वो फिर लगेगा कि मैं व्यक्तिगत या पर्सनल होने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको अभी छोड़ देता हूँ। लेकिन ये आप मान कर चलिए कि सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, निहित स्वार्थ नहीं है। उनकी नीतियों से आप असहमत हो सकते हैं, उन्होंने जो काम किया है उसको लेकर आप असंतुष्ट हो सकते हैं, कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा हो सकता था या फला चीज़ इससे बेहतर हो सकती थी, ये सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन आप उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते कि उन्होंने गलत नीयत से या अपना फ़ायदा करने के लिए ऐसा किया। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के रास्ते पर चल रहा है उसी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए आने वाला समय और संकट का होने वाला है। देखते रहिए क्या क्या होता है आगे। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।